नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। हरियाणा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी अब तेज होने जा रही है। एक तरफ जहां एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की जबरदस्त वापसी से राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है, जिसको लेकर यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि भाजपा को हरियाणा में हार के बाद यूपी के चुनाव में जबरदस्त असर इसका देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर भाजपा के नेता अभी से चिंतित नजर आने लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा के जो एग्जिट पोल अब सामने आ रहे हैं उसका सबसे गहरा असर यूपी उपचुनाव पर माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि अक्टूबर अंतिम सप्ताह में चुनाव आयोग यूपी को लेकर कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसे में यूपी की करहल और मिल्कीपुर, कटेरी, कुंदरंकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल अब अलर्ट मोड पर है। प्रत्याशियों पर मंथन तेज है। ऐसे में हरियाणा से नजदीक मीरापुर सीट पर अगर हम बात सबसे पहले करें तो यहां से रालोद भाजपा गठबंधन में आरएलडी के खाते में यह सीट जाने की संभावना है। 10 सीटों में से गठबंधन में जयंत चौधरी के खाते में मात्र एक ही सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस सीट पर बिजनौर से नवनिर्वाचित हुए सांसद चंदन चौहान की पत्नी यासिका चौहान के चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे ज्यादा प्रबल बताई जा रही है। आपको बता दें कि मीरापुर विधानसभा सीट से चंदन चौहान ने 2022 का विधानसभा चुनाव रालोद सपा गठबंधन उम्मीदवार के रूप में भारी मतों से जीता था। इसी सीट पर प्रतिनिधित्व विधानसभा में उनके पिता स्वर्गीय संजय चौहान और उनके बाबा स्वर्गीय नारायण सिंह भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और चौधरी नारायण सिंह को उत्तर प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भी जाता है। जाहिर है यह सीट इस परिवार का गढ़ माना जाता है। मीरापुर क्षेत्र की जनता और रालोद कार्यकर्ताओं का मानना है कि सांसद चंदन चौहान की पत्नी यासिका चौहान को यदि रालोद भाजपा गठबंधन उम्मीदवार बनाता है तो वे आसानी से चुनाव जीत सकती है। हालांकि इस सीट पर रालोद अपने कोर वोटर माने जाने वाले जाट प्रत्याशी पर भी दांव खेलकर सबको चौंका सकती है। ऐसे में दूसरी ओर हरियाणा में अगर कांग्रेस वापसी सत्ता में आती है तो सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को ज्यादा मजबूती मिल सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी उपचुनाव में वोटर पर इसका गहरा असर पड़ेगा ही, साथ ही कांग्रेस सपा गठबंधन में भी सीट बंटवारे पर इसका असर होगा। सपा कांग्रेस की गठबंधन की तस्वीर अभी भले ही साफ नहीं हो पाई हो, लेकिन कांग्रेस और सपा से फिलहाल दोनों सभी 10 सीटों पर प्रत्याशियों के दावे कर रही है। कांग्रेस ने सभी सीट पर प्रभारी व सीटवार रूम भी बना दिए हैं। उधर सपा ने करहल सीट पर पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को तैयारी में जुटने के लिए कह दिया है। मिल्कीपुर अयोध्या सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्हें टिकट दिए जाने का भरोसा भी सपा नेतृत्व से मिला हुआ है। कटेरी सीट सांसद लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने से खाली हुई और यहां से उनकी बेटी छाया वर्मा के लिए संकेत दे दिए गए हैं। वहीं कुंदरंकी से पूर्व विधायक रिजवान तैयारी में जुटे हुए हैं। खैर से ओमपाल सिंह ने संपर्क शुरू कर दिया और 2017 का चुनाव वहां से रालोद के टिकट पर वो लड़ चुके हैं। मीरापुर से पूर्व विधायक कादिर राणा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाए जाने की पूरी संभावना है। गाजियाबाद, मंझवा और फूलपुर सीटों के लिए अभी मंथन यहां चल रहा है। माना जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। उधर बसपा ने सभी सीटों पर अपने विधानसभा प्रभारी बना दिए हैं। यह क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इन्हें भी चुनाव के लिए टिकट मिलने की संभावना बताई जा रही है। आजाद समाज पार्टी भी 5 सीटों पर प्रभारी तय कर चुकी है। अब यहां हरियाणा के नतीजों के सीधे बाद में उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव पर
किस दल को कितनी सीटें मिलेगी इस पर नजर होगी, लेकिन कांग्रेस जरूर एग्जिट पोल के बाद खुश नजर आ रही है। बार्गेनिंग पावर में कितना वो सफल हो पाएगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और वोटर पर कितना असर होने जा रहा है, क्या हरियाणा चुनाव के नतीजे यूपी के उपचुनाव पर असर डालेंगे, देखना दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।